नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल की उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के अंदर A+ ग्रेड लेके आनी है। निश्चित रूप से आपकी ये ग्रेड आएगी अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तब, और मेरे निर्देशानुसार काम करेंगे तो। ये यूनिट 2 जो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उस पर मेरा ये 9वां वीडियो है और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ताप प्रतिबल, टेम्परेचर स्ट्रेस। अब टेम्परेचर स्ट्रेस जो है उसका क्या अर्थ है, इसका मान कितना होता है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस एंड टेम्परेचर स्ट्रेन। हम इस बात पे आज चर्चा करेंगे और सूत्र वगैरह समझाएंगे आपको। देखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं पहले कि जब हम किसी मेटेलिक रॉड को, धातु की छड़ को गर्म करते हैं, डेफिनेटली वो फैलेगी या एक्सपांड होगी। जब भी कोई चीज को गर्म करते हैं तो फैलती है और ठंडा करते हैं तो सिकुड़ती है। When a metallic rod is heated, it expand, and when it is cooled, it shrink, यानी कि सिकुड़ती है। अब अगर गर्म करके किसी चीज को फैलने दें, फ्री टू एक्सपांड, या ठंडा करके उसको सिकुड़ने दें, फ्री टू श्रिंक या श्रिंकेज, या फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में क्या होगा कि कोई स्ट्रेस नहीं होगी, नो एनी स्ट्रेस विल डेवलप। स्ट्रेस कब होती है, प्रतिबल कब होता है, जब किसी चीज का विरोध होता है। when there is resistance then there is stress। जब रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो स्ट्रेस काहेगा होगा। आप ये समझिए, पहले जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो वो फैलती या सिकुड़ती है। when a rod is heated or cooled, it expand or contract। now if the rod is free to expand and free to contract, then there is no any stress which is developed in the rod. But when this free expansion or free contraction is restricted, then there is a stress, and that stress is called as temperature stress। यानी हम किसी छड़ को जब गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो जो फैलना और सिकुड़ना होता है, अगर उसको होने दें फ्रीली, बिल्कुल ना रोकें, ना फैलने को रोकें ना सिकुड़ने को रोकें, तो कोई स्ट्रेस नहीं होगी। लेकिन उसके फैलने को या सिकुड़ने को रोकेंगे तो स्ट्रेस होगी। जितना ज्यादा रोकेंगे स्ट्रेस ज्यादा होगी, जितना कम रोकेंगे स्ट्रेस कम होगी। पूरा रोक लेंगे स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल नहीं रोकेंगे स्ट्रेस 0 होगी। ये इसका एक मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में बोल के सुनाया है। अब मैं कुछ बातें लिख देता हूँ पहले हिंदी में। जब किसी छड़ को गर्म अथवा, दोनों साथ साथ लिख देता हूँ, ठंडा किया जाता है, तो वो फैलती या सिकुड़ती है। अब मैं इसी को इंग्लिश में लिख देता हूँ। व्हेन ए रॉड इज हीटेड और कूल्ड, इट एक्सपांड्स, इट एक्सपांड फैलती है, और कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ती है। व्हेन ए रॉड इज हीटेड
or cold, it expand or contract. तो बिल्कुल कॉमन सी बात, ऐसा होता ही है। अब यदि छड़ के इस फैलने या सिकुड़ने को मुक्त रूप से होने दिया जाए, होने दिया जाए, तो कोई प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि अब देखिए, अब यदि छड़ के इस फैलने या सिकुड़ने को मुक्त रूप से यानी फ्रीली होने दिया जाए तो कोई प्रतिबल नहीं होगा। परंतु यदि इसे इसे मतलब फैलने को या सिकुड़ने को, इसे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, फुल्ली और पार्शियली, या आंशिक रूप से रोका जाए, फैलने को या सिकुड़ने को रोका जाए, तो प्रतिबल, तो जो प्रतिबल उत्पन्न होगा, तो जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे ताप प्रतिबल कहते हैं। ताप प्रतिबल, या कई बार तापीय प्रतिबल भी लिख सकते हैं, ताप प्रतिबल कहते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल बात समझ आ गई होगी आपको। यानी कोई चीज फैलती है, सिकुड़ती है फ्रीली, बिना रुके, तो कोई स्ट्रेस नहीं होगी। लेकिन इसको आप रोकोगे फिर सिकुड़ने को या फैलने को, तो स्ट्रेस होगी। क्या लिखा मैंने, परंतु यदि इसे पूर्ण रूप से या आंशिक रोका जाए, अगर पूर्ण रूप से रोकें, पूर्ण रूप से रोकें, तो स्ट्रेस मैक्सिमम होगी। स्ट्रेस कैसी होगी? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होगी। और बिल्कुल ना रोकें, बिल्कुल ना रोकें, तो स्ट्रेस बराबर जीरो, कोई स्ट्रेस ही नहीं होगी। और आंशिक रोकें, आंशिक समझते हो, पार्शियली, यानी कुछ कम, ना तो आप ऐसा है कि बिल्कुल रोका ना पूरा रोका, आंशिक रोकें, तो स्ट्रेस कम होगी। होगी जरूर, जीरो भी नहीं होगी, मैक्सिमम नहीं होगी, कम होगी। ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब इसके लिए मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में बोल देता हूँ, क्योंकि हर चीज को इंग्लिश में लिखने में समय लगता है। ये जो हिंदी में लिखा ना मैंने, अब यदि छड़ के इस फैलने या सिकुड़ने को मुक्त रूप से होने दिया जाए तो कोई प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा। परंतु यदि इसे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोका जाए, तो जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे ताप प्रतिबल कहते हैं। पूर्ण रूप से रोकेंगे तो वो प्रतिबल मैक्सिमम होगा, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे तो जीरो होगा, और आंशिक रोकेंगे तो स्ट्रेस कम होगी। इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ। When this expansion or contraction is freely happen, then there is no any stress. But if this expansion or contraction is held, yeah, restricted, fully or partly, there will be a stress, and that stress is called as temperature stress. If
expansion or contraction is restricted fully, the stress will be maximum. If there is no any restriction, यानी कि free to expand or contract, zero stress. And if there is partially restriction, then stress will be less, neither zero nor maximum. ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर स्ट्रेस होते कब हैं. बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ, आप अगर किसी रॉड को फैलने दोगे या सिकुड़ने दोगे गर्म करके ठंडा करके, कोई स्ट्रेस नहीं होगी. लेकिन उसको रोकोगे, उस फैलने को या सिकुड़ने को रोकोगे, उसको रेजिस्ट करोगे, तो स्ट्रेस होगी. और वो स्ट्रेस को हम कहते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस. अब हम, ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होती है, और शॉर्ट नोट. अब उसकी नेचर क्या होती है. नेचर यानी कि प्रकृति, ताप प्रतिबल की नेचर क्या होती है. देखिए, ये रॉड थी कोई, ठीक है, ये इसकी लेंथ है L. आपने गर्म किया तो क्या होगा, ये फैलेगी. तो मैंने मान लीजिए ये फैल का दिखा दिया, फैल गई है, डेल्टा L फैल गई. मान लीजिए हमने इसको हीटेड किया, गर्म किया, तो ये फैल गई. तो इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होगी, आपने फैलने दिया. लेकिन अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए मैंने इसके दोनों एंड्स को क्लैंप कर दिया, यहाँ पे कस के जकड़ के बांध दिया. ये रॉड जो है ना, ये इन दो सपोर्ट के बीच में क्लैंप कर दिए, बिल्कुल मजबूती से बांध दिए. तो आप इमेजिन कीजिए, अगर इसको क्लैंप नहीं करते तो यहाँ तक फैल जाती. आपको समझाने के लिए मैंने ज्यादा ही फैला दिया इसको, लेकिन आप समझो कुछ फैलती. लेकिन चूंकि क्लैंप कर दिया है, इसलिए वो फैली नहीं. जो यहाँ तक जा सकती थी वो यहीं रह गई. तो इनडायरेक्टली क्या हुआ है, इनडायरेक्टली इसको दबाया गया है. जो यहाँ तक जा सकती थी वो यहीं रह गई, यानी इस पे कंप्रेसिव फोर्स हुआ है. कैसा हुआ है, कंप्रेसिव. इसे कहते हैं संपीड़न. आप समझ रहे हैं ना. ये तापमान में वृद्धि हो रही है, तब है तापमान में वृद्धि. और इंग्लिश में बोलूं तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसका उल्टा, अगर वही रॉड है, इसको आपने कूल किया, ठंडा किया, हो सकता है सिकुड़ जाए. ये इतनी थी और ये चेंज इन लेंथ हो गया इतना, डेल्टा L. यानी कि पहले इतनी लंबी थी ना ये, अब इतनी रह गई, यहाँ तक रह गई. तो क्या हुआ, ये फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट हो गई. लेकिन अगर मैं इसको क्लैंप कर दूं, इसको यहाँ जकड़ दूं, तो क्या होगा, जो रॉड बिना जकड़े, बिना क्लैंप किए यहाँ तक जा सकती थी पीछे, यानी कि कम, इसकी लेंथ कम हो सकती थी, वो वहीं पे रह गई. इसका मतलब इनडायरेक्टली आप इसको खींच रहे हो, देयर इज टेंशन. तो ये टेंशन हो गया, तनाव बल हो गया, तनाव बल. तो ये कैसा हो गया, टेंशन हो गया. कब, अगर हम ठंडा करें, अच्छा ये ठंडा करने पर तापमान में कमी, तापमान में कमी, रिडक्शन इन टेम्परेचर, तो उस केस में टेंशन हो जाएगा. इस बात को ध्यान रखें. ये तो हो गई नेचर की बात, कि अगर हम किसी रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज करें और उसके एक्सपांशन को रोकें, तो जो स्ट्रेस होगी वो होगी कंप्रेसिव. और कभी टेम्परेचर को डिक्रीज करें, उसके कॉन्ट्रेक्शन को रोकें, उसके सिकुड़ने को रोकें, तो स्ट्रेस होगी टेंसाइल. अब स्ट्रेस कितनी होगी इसकी बात कर लेते हैं. तो आप इसका एक फॉर्मूला याद कर लें, P इज इक्वल टू एल्फा इंटू टी इंटू ई. ये फॉर्मूला भी याद कर लें, एल्फा इंटू टी इंटू ई. टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन. टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर. और अल्फा क्या है,
अल्फा देखिएगा यहाँ पे रेखीय प्रसार गुणांक है, इसको कई बार तापीय प्रसार गुणांक भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलो तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। किसी धातु के लिए इसका मान, किसी मेटल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट। स्टील के लिए कुछ और होती है, कॉपर के लिए कुछ और होती है, ब्रास के लिए कुछ और होती है। इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। जो मेटल जितना कमजोर होगा वो ज्यादा फैलेगा, ज्यादा सिकुड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं जिस मेटेरियल का यंग्स मॉडुलस कम होगा वो ज्यादा फैलेगा, उसका अल्फा ज्यादा होगा। और जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगा, यानी जो मजबूत मेटेरियल होगा उसको हम कहेंगे कमजोर होगा, वो ज्यादा सिकुड़ेगा या ज्यादा फैलेगा। देखिएगा आगे देखते हैं इसके अंदर। मैंने ये पी के लिए फॉर्मूला लिख दिया, अभी फॉर्मूला बना कैसे, अगर हम इस पर चर्चा कर ले तो अच्छा रहेगा ना। हालांकि फॉर्मूले का प्रूफ कभी एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए तो नुकसान कहाँ है। देखिए एक और बात देखें यहाँ पे, ये अल्फा तो हो गया रेखीय प्रसार गुणांक, और इसमें जो टी है, टी ये है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। यह मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए शुरुआत में टेम्परेचर था 80 डिग्री सेंटीग्रेड और बाद में हो गया ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 से 150 हो गया, तो कितना बढ़ा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कहेंगे टी बराबर 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। अच्छा मान लीजिए कि आपका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाद में वो घट के 50 डिग्री रह गया। पहले कितना था 160 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में 50 डिग्री हो गया, यानी इसको ठंडा किया आपने। तो अब टी कितना होगा, आपको डिफरेंस लेना है, 160 में से 50 घटाओ तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जहां वो इंक्रीज था यहाँ ये कमी है, डिक्रीज है। तो फर्क क्या है इसमें ये तापमान बढ़ा है, इसका मतलब तापमान बढ़ने से कोई चीज फैलेगी और आप उसको फैलने दोगे नहीं तो क्या होगा, स्ट्रेस कैसी होगी, कंप्रेसिव। और इसमें तापमान में कमी की है, टेम्परेचर आपने कम किया है, तो क्या होगा, सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। आप उसको सिकुड़ने दोगे नहीं तो क्या होगा, टेंशन, तनाव। तो ये आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि हम टी कैसे निकालते हैं, ये कमी और ये वृद्धि स्ट्रेस है। अब जो ये ई है, ई ये आप जानते हैं यंग का प्रत्यास्थ मापांक, यंग का प्रत्यास्थ मापांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम पढ़ चुके पहले इसके बारे में। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, फॉर्मूला याद कर ले, इस फॉर्मूले से सवाल हो जाएंगे कि अल्फा को गुणा करेंगे टी से और ए से तो आपको स्ट्रेस मिल जाएगी। एक्चुअली अल्फा जो होता है उसकी इकाई क्या होती है, ये अल्फा है ना, रेखीय प्रसार गुणांक, इसकी इकाई होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ कांस्टेंट आता है जैसे 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड कितना इसके अंदर चेंजेस वगैरह है आपको दिया जाएगा कांस्टेंट के रूप में। और जो टी होता है वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड। टी किसमें होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। जहां अल्फा होगा पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और टी जो है वो है डिग्री सेंटीग्रेड। और ई जो होता है आप जानते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये अपॉन में ना डिग्री सेंटीग्रेड, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर।
इसकी इकाई यानी कि यूनिट हो जाएगी किसकी, स्ट्रेस की, जो कि होती है। तो आप इसको ध्यान रखें। अब मैं ये फॉर्मूला प्रूव करना चाहता हूँ, आई वांट टू प्रूव दिस फॉर्मूला। एक बड़ा आसान है। आप एक बात ध्यान रखें, एक फिजिक्स का छोटी सी बात है कि जो फ्री एक्सपांशन जो होता है, फ्री एक्सपांशन या फ्री कॉन्ट्रैक्शन, हम किसी रॉड को गर्म करें या ठंडा करें तो कितना वो फ्रीली फैलता है या सिकुड़ता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू एल्फा इंटू टी। ये फॉर्मूला आपको याद है, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, एल इंटू एल्फा इंटू टी। एल किसमें है, मान लीजिए एमएम में, एल्फा पर डिग्री सेंटीग्रेड, टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पर डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल हो जाएगा और एल जो भी इकाई होगी, यूनिट होगी, वो अल्फा की इसी डेल्टा एल की आ जाएगी। तो ये फ्री एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन है। अब मैंने क्या कहा, अगर इस फ्री एक्सपांशन को या कॉन्ट्रैक्शन को आप रोकोगे तो स्ट्रेस होगी, और रोका मान लीजिए पूरा, हमने इसको रोक लिया, ये ना जितना फैल सकता था, मैंने आपको कहा ना भी, आपको जैसे फिगर देखिए, ये रॉड की लंबाई ये थी, इतना फैल सकता था, और आपने इसको दबा दिया क्योंकि फैलने नहीं दिया इसको आपने। तो आप देखेंगे कि अगर मैं स्ट्रेन निकालूं, क्या निकालूं, स्ट्रेन यानी कि विकृति, जिसे हम कहते हैं विकृति, जिसे हम कहते हैं स्मॉल ई। आप जानते हैं ना, ये डेल्टा एल अपॉन एल होती है। तो डेल्टा एल क्या आ रहा है, एल एल्फा टी अपॉन ये एल, तो एल से एल कट गया, यानी आप देख सकते हैं जो ई आया है वो आया एल्फा इंटू टी। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा हुक का नियम पहले कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है यंग्स मॉडुलस, होता है ना। तो सॉरी, मैंने एक बड़ा ही लिख दिया यहाँ पे गलती से, नो कभी और नहीं करें। हम जानते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल होता है यंग्स मॉडुलस, होता है ना। इसलिए जो स्ट्रेस होगी वो हो जाएगी स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेन जो है ई, वो आपको मैंने बताया था एल्फा इंटू टी, एल्फा इंटू टी, और ये जो है ये बस आपको फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो एक बात ध्यान रखें, आपको सवाल में अल्फा दिया जाएगा, ई दिया जाएगा, टी दिया जाएगा। अब नेचर क्या होगी इसकी, टेंशन या कंप्रेशन, वो आपको तय करना पड़ेगा। नेचर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये आंसर आएगा कंप्रेशन, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो आएगा टेंशन। इस बात को ध्यान रखें। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर टेम्परेचर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज हुआ, और मान लीजिए स्मॉल पी का आंसर आया 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो वो 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो होगा वो कंप्रेशन होगा। और वही अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी है तो तब भी आंसर 2 ही आएगा, 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लेकिन वो जो होगा वो टेंशन होगा। तो ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए बनाया है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, वो ये है, इफ ए इज इक्वल टू यील्डिंग ऑफ सपोर्ट, यील्डिंग ऑफ सपोर्ट, यानी क्या है कि आपने कोशिश तो की कि एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना हो, लेकिन जो आपने क्लैंप किया ना, यहाँ से रॉड को आपने कसा ना, वो थोड़ा सा उसमें कोई कमी रह गई, कोई ढीला रह गया, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा खिसक गया अपनी जगह से। जैसे हम कहते हैं कि ये फ्रीली एक्सपांड होता है 4 mm, तो आपने पूरा तो नहीं रोका, लेकिन आपने 1 mm जो है वो, जैसे 4 mm एक्सपांशन हो सकता था और आपने होने दिया 3 mm, यानी 1 mm आपने रोक लिया। आप समझ रहे मेरी बात को, ये हम ये कह सकते हैं, अगर एक्सपांशन फ्रीली हो सकता था 4 mm, और आपने 1 mm ही होने दिया, तो रोका कितना, 3 mm, यानी जितना आप एक्सपांशन होने देते हो उसको लेस करेंगे फ्री एक्सपांशन में से, तो आपको रोका गया वो आ जाएगा।
जितना ज्यादा रोकेंगे ना उतना स्ट्रेस ज्यादा होगा, ये आपको मैं पहले कह चुका हूँ। ये ए का मतलब यील्डिंग है। यील्डिंग मतलब ये सपोर्ट अपनी जगह से हट गए। अगर ए यील्डिंग है तो मुझे बताओ, और रोका गया जो होगा, रोका गया प्रसार या संकुचन, यानी कि हम कह सकते हैं इसको रेस्ट्रिक्टेड एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, कितना हो जाएगा भाई? जिसे हम डेल्टा एल कहते हैं, कितना रोका आपने? देखिए, एल अल्फा टी तो फ्री होता है, ये तो फ्रीली एक्सपांशन है, जितना अपने आप फैल सकता है ऐसे उड़ सकता है। लेकिन ए है, ये इल्ड हो गया, यानी कि अपनी जगह से हट गया, तो उतना कम कर दो आप, तो इतना रोका है, इस बार ध्यान देना, इतना रोका है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जैसे 4 mm कोई फैल सकता है, ठीक है ना, और आप कहते हैं पूरा रोक लिया है ना, उसको बिल्कुल फैलने दिया नहीं, लेकिन बाय द वे वो 1 mm आपने फैलने दिया, 1 mm, तो रोका कितना आपने? 4 ने रोका, इस बार 3 ही रोका है, क्योंकि फैल तो सकता था 4 और फैला 1, तो आपने 3 रोक लिया। वो मतलब इतना फैल सकता था, इतना फैला, तो इतना रोक लिया, ये रोका आपने। और जो रोका है ना डेल्टा एल, उसके कारण स्ट्रेस होगा। नो, व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन होती है डेल्टा एल अपॉन एल। तो एल अल्फा टी माइनस ए अपॉन एल। अब अगर एल अल्फा टी में एल का भाग लगाओगे, एल कट जाएगा, अल्फा टी आ जाएगा, माइनस ए अपॉन एल हो जाएगा। अब देखिएगा, आप जानते हैं ना कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस होता है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी? स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस, यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, और स्ट्रेन क्या है अभी निकाला आपने, ये अल्फा इंटू टी माइनस ए अपॉन एल, और इंटू ये ई, कैपिटल ई, एक फॉर्मूला बन गया, अल्फा टी ई, अल्फा टी ई माइनस ए ई अपॉन एल। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक फॉर्मूला है। आप इसको अगर याद कर लेंगे ना, तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया अल्फा टी ई, ये वाला, ये अपना आप ही बन जाएगा, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी को याद कर लें, केवल इसी को याद कर लें, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। अब कैसे, जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। केस वन, केस वन, केस वन ये है कि ए जीरो है, ए जीरो है, यानी कि कोई यील्डिंग नहीं हो रही सपोर्ट की, यानी कि सपोर्ट मजबूत है, आपने उसको पूरा रोक लिया, फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड। अगर ए जीरो हो जाएगा, अब बताओ पी कितना आ जाएगा? अगर मैं ए को जीरो कर दूं, तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो पी इज इक्वल टू अल्फा टी आ जाएगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अच्छा, और केस दो, अगर, अच्छा ये जो ए है ना, यील्डिंग ऑफ सपोर्ट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू कितना सपोर्ट, जो फ्री एक्सपांशन होता है या फ्री कॉन्ट्रेक्शन होता है, अरे आप उसको रोको ही ना बिल्कुल, तो केस दो, मैक्सिमम वैल्यू जो ए की है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना यील्डिंग हो सकता है? फ्री एक्सपांशन के बराबर, जो कि एल अल्फा टी होता है। अगर ए की वैल्यू फ्री एक्सपांशन के बराबर हो जाए, यानी कि बिल्कुल रोका ही नहीं आपने, उस केस में पी कितना हो जाएगा? देखिए फॉर्मूला, अल्फा टी ई माइनस, अब ए यानी जो यील्डिंग है वो फ्री एक्सपांशन के बराबर, ये फ्री कॉन्ट्रेक्शन, तो अल्फा, यानी इस ए की जगह लिख दूंगा मैं अल्फा टी ई, सॉरी सॉरी सॉरी, ए की लिख दूंगा एल अल्फा टी, एल अल्फा टी, ए की जगह एल अल्फा टी लिख दूंगा, इंटू ई अपॉन एल, इंटू ई अपॉन एल, तो एल से एल कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? अल्फा टी ई माइनस अल्फा टी ई,
और अल्फा टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या सीखा आपने कि अगर ए की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, यानी कि आपने उसको बिल्कुल भी रोका नहीं, फ्री छोड़ दिया फैलने के लिए, सिकुड़ने के लिए, तो आपको मैं पहले कह चुका हूं, अगर आप किसी रॉड को फैलने देंगे, सिकुड़ने देंगे फ्रीली, तो कोई स्ट्रेस नहीं होगी, और स्ट्रेस 0 होगी, तो इससे तो कोई 0 आ गई यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से हर चीज को समझाया है। तो ये टेम्परेचर स्ट्रेस पे कभी नोट आता है, फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो इसका रख लें, इससे सारे सवाल हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं जो आपके बीटीआर एग्जाम आया हुआ है, वो मैंने आपके लिए पहले ही तैयार करके रख लिया यहाँ पे। देखिएगा ये प्रॉब्लम, ये 2021 के पेपर में आई हुई है, अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था ना 2021 में। आपको मैंने, आप जब मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए मैंने आपके इस क्लास के जो मैंने इस ये जो क्लासरूम बनाई इसकी, इस यूनिट की, यूनिट 2 की, यानी कि सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन की, उसके स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने एक पीडीएफ डाली हुई है, पीडीएफ को अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमारी जो बुक लिखी हुई है, उनके जो ओरिजिनल पेजेस हैं हाथ से लिखे हुए, वो मैंने पीडीएफ बना के डाली है। उस पूरे चैप्टर की हिंदी मीडियम है, और उसकी जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली, वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिखी हुई है। उसमें खूब सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिक वे में लिखे हुए हैं। उसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उन सबको सॉल्व किया गया है। तो अलग पीडीएफ मैंने दी है सॉल्यूशन की। तो उन पीडीएफ के अंदर पेजेस नंबर लगा रखे मैंने, आप उन पेजेस के बेस पर काम करते। तो जैसे ये देखिएगा, ये 2021 की प्रॉब्लम है, तो मेरी पीडीएफ की जो पेज नंबर जो 2 है, उसमें आपको मिलेगा। मैंने आपको 3 पीडीएफ दिए, ध्यान देना। कितनी पीडीएफ दिए मैंने? 3। पहली तो पीडीएफ जो बीटीआर के जो क्वेश्चन आए ना पिछले कई सालों में एग्जाम पेपर्स, उसकी पीडीएफ। दूसरी हमारी बुक की ओरिजिनल जो है ना हाथ से लिखी हुई, उसकी पीडीएफ। और तीसरी जो मैंने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, उसकी पीडीएफ। वो तीनों आपको मिलेगी स्टडी मटेरियल में। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना बीटीआर के, उसके अंदर पेज नंबर 2 पीडीएफ, इसका पीडीएफ का, उसमें क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है। ये एमसीक्यू है। स्वतंत्र रूप से रखी इस्पात छड़ के तापमान में वृद्धि करने पर उसमें उत्पन्न होगा। इंग्लिश में, द टेम्परेचर ऑफ ए फ्री स्टील रॉड इज इंक्रीज्ड, इट विल डेवलप। मतलब क्या कहना जा रहा है, अगर किसी रॉड के अंदर टेम्परेचर बढ़ाया जाए स्वतंत्र रूप से, यानी फ्रीली, इसका मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम उसको फैलने दे रहे हैं बिल्कुल, तो क्या होगा? देखिए, पहला पहला कह रहा है टेंसल स्ट्रेस। जब आप फ्रीली छोड़ रहे हो तो स्ट्रेस कहाँ होगा? नहीं होगा, तो इसका ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा संपीड़न प्रतिबल, कंप्रेसिव स्ट्रेस, नो। तीसरा शेयर स्ट्रेस, नो। अरे स्ट्रेस ही नहीं होगा, आप उसको फ्रीली छोड़ रहे हो घूम फैलने के लिए। चौथा, कोई प्रतिबल नहीं होगा, नो एनी स्ट्रेस, इट इज आंसर, इट इज करेक्ट आंसर। तो ये आंसर होगा सही। एग्जाम का क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ। आपको ऐसे टिक नहीं करना है, आपको अपनी कॉपी के अंदर ऐसे डी लिखना है और कहना ये आंसर है, बस। इसके बाद एक प्रॉब्लम जो आपको मैं बता दूं, ये 2017 में आई हुई है, 2017 के पेपर में। ये आप जब मेरे पीडीएफ देखेंगे पेपर की, उसमें पेज नंबर 16 पर है, पेज नंबर 16 पर। और क्वेश्चन पहले का दूसरा, वो क्या है? तापीय प्रतिबल को समझाइए संक्षेप में। एक्सप्लेन टेम्परेचर स्ट्रेस इन ब्रीफ। अच्छा, यही क्वेश्चन पहले कभी आया हुआ है, 2001 में भी आया, 1995 में भी आया हुआ है। तो इसका आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं। हमने जो अब तक पढ़ाई किया है पिछले कुछ मिनटों में, आधा घंटा जो भी है, उसमें मैंने ये टेम्परेचर स्ट्रेस को अच्छे से समझा दिया। आपको टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है वो समझाना है, नेचर क्या होती है वो समझाना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ये 6 नंबर, ये आपके जो 3 मार्क्स में आ सकता है। अगला क्वेश्चन ये 2016 में आया हुआ है, और बीटीआर के जो पेपर्स की पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 29 पे। देखिए, आपको क्वेश्चन पूरा देखना चाहिए मेरे पीडीएफ के अंदर। उससे क्या होगा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, आप लिख पाएंगे उसे,
और उसका सार लिख दिया मैंने यहाँ पे कि पेज नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है, न्यूमेरिकल है। आपको जो भी रॉड है ना उसकी लंबाई दे रखी है 4.7 मीटर, लेंथ 4.7 मीटर, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, यानी कि दोनों सिरों पर फिक्स। फिक्स का मतलब क्या हो गया, आप उसको गर्म होने पर फैलने नहीं दे रहे हो या ठंडा होने पर सिकुड़ने नहीं दे रहे हो। अब लिखा टेम्परेचर उसका 20 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, इसका मतलब तापमान आप बढ़ाया, यू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो टी कितना लेंगे, टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो 20 डिग्री से 130 डिग्री किया, कितना चेंज हुआ, हम 130 में से 20 घटाएंगे तो 110, 110 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया। कैसे हुआ चेंज, ये वृद्धि, इंक्रीज, ताप में बढ़ोतरी हुई। और जब ताप में बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, कोई चीज फैलना चाहेगी, पर आप उसको फैलने नहीं दे रहे हो तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जो अल्फा दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और ई दे रखा है यंग्स मॉडुलस 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया कि स्ट्रेस निकालो और स्ट्रेन निकालो। तो देखिए सॉल्यूशन कितना आसान है, स्ट्रेस का सीधा फॉर्मूला लगाइए, एलपी इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू, इसको प्रूव कर चुका हूं ना। और ये नेचर लिखो इसकी कंप्रेसिव, क्योंकि तापमान में वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है और आपने फैलने दिया नहीं, तो आपने उसको एक तरह से दबाया, यानी कि कंप्रेशन। अब अल्फा की वैल्यू ये नोट कर ली, 8 इंटू 10⁻⁻6, टी 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और ई यंग्स मॉडुलस 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब अगले पेज में क्या करूंगा मैं, 8 इंटू 11 इंटू 2.1 करूंगा, और ये जो 10⁻⁻6 है, और ये देखिए 110 को लिखेंगे 11 इंटू 10, तो वो 10 जो है ना इसका 11 इंटू 10, वो 10 गुना होकर 10⁵ से 10⁶ बन जाएगा। ये 10⁻⁻6 और 10⁻+6 हो जाएगा। देखिए 8 इंटू 11 इंटू 2.1, 10⁻⁻6, 10⁻+6, और ये 10 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी आप देखेंगे 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6, तो 10⁻⁻6+6 जीरो हो जाएगा। और आप जानते हैं ना कि किसी भी नंबर की पावर जीरो करते हैं हमेशा 1 आती है। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 11 से और फिर 2.1 से, तो आप जब इसको गुणा करेंगे तो ये 184.8 आएगा, 184.8, और वो 1 हो गया, तो 184.8 इंटू 1 करेंगे तो 184.8 ही आएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर। और आंसर आएगा संपीड़न, कंप्रेशन। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाया था और आपने फैलने दिया नहीं, यानी कि दबाया, कंप्रेशन हो गया। अब स्ट्रेन निकालनी है आपको। स्ट्रेन देखिए, विकृति निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस होता है। तो स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस, तो स्ट्रेन निकलेगी स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेस में निकाल चुका हूं अभी 184.8, और यंग्स मॉडुलस देगा 2.1 इंटू 10⁵। तो स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं होती, नो एनी यूनिट, तो आंसर आएगा इसका 8.8 इंटू 10⁻⁻⁴, या 0.00088, ये आंसर है। इसका एक तरीका और भी है, आंसर सेम ही आएगा, मैंने और करके देखिए। स्ट्रेन निकालने का तरीका होता है डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन जो करते हैं, तो एल अल्फा टी अपॉन एल, एल सेल कट गया तो ये क्या हो गया, अल्फा इंटू टी। वैसे मैंने आपको फॉर्मूला जब प्रूव किया था ना, तब मैंने बताया था ई इक्वल टू अल्फा इंटू टी होता है। देखिएगा, मैं आपको यहाँ सिखा चुका हूँ, ई इक्वल टू, ये देखिए, ये मैंने ई इक्वल टू अल्फा टी पहले बताया, जब मैंने फॉर्मूला प्रूव किया तब भी बताया था ई इक्वल टू अल्फा टी होता है। ये मैंने यहाँ काम ले लिया, ई इक्वल टू अल्फा टी। अल्फा 8 इंटू 10⁻⁻6 है और टी 110 डिग्री है, तो गुणा करेंगे 110 को इससे, ये करते एग्जैक्टली वही आने वाला 0.00088। इकाई मत लिख देना, ये यूनिट लेस होती है। ये मैंने सभी क्वेश्चन कर दिए एग्जाम के। अब मैं आपको एक राय और दे रहा हूँ, जो हमने इतनी शानदार बुक लिखी है ऋषभ पब्लिकेशन के हिसाब से, और मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको भी देख लेना चाहिए। तो ये देखिएगा ध्यान से, बुक की जो पीडीएफ है उसको देखिए आप, उसमें मैंने 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है,
वो एग्जाम्पल 14 है, एग्जाम्पल नंबर 14। और जो बुक है ना उसका पेज नंबर 23 है। देखिए मैंने अपने हाथ से पेज नंबर लगा रखे हैं, और कुछ उसमें जो चैप्टर के हिसाब से टू मतलब चैप्टर 2 उसका 63 पेज जो ओरिजिनल जो हमने लिखी थी उसके अंदर। तो आप इसको या इसको देख के आराम से वो पढ़ना निकाल सकते हैं आप। तो ये पेज नंबर 23 बुक का, और या फिर 2.63 उस पर ये 2004 के पेपर में एग्जाम्पल 14 मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, ये आप जरूर देखें। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखें, वो है ना एक्सरसाइज प्रश्नावली, उसमें क्वेश्चन नंबर 30 देखें। ये है बुक के पेज नंबर 42 पर या 2.82 पेज पर, और ये पेपर में आया 2016 के अंदर ये क्वेश्चन है, और इनके आंसर मिलेंगे थ्योरी के आपको सारे मेरी किताब के अंदर। फिर देखिएगा बुक के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32, ये पेज नंबर 42 पर मिलेगा, वही 2.82 थ्योरी के क्वेश्चन सारे ये। अब ये जो आप 3 देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65, 66, 67, ये न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 65 जो है ये हमारी बुक के अंदर पेज नंबर 49 या 2.89 पेज नंबर, और जो ये 67वां क्वेश्चन है क्वेश्चन 67 एक्सरसाइज का जो है ना प्रश्न इसके अंदर, वो पेज नंबर 50 पर है, और ये 2.90 भी पेज नंबर ही है। तो इन 2 पेजेस पर आपको ये, अच्छा ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन इन पेजेस पर है, और इनके जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन की पीडीएफ में सॉल्व ऑन पेज नंबर 16 ऑफ सॉल्यूशन पीडीएफ। एक तीसरी पीडीएफ है ना सॉल्यूशन वाली, उसके पेज नंबर 16 पर ये क्वेश्चन नंबर 65 किताब का क्वेश्चन नंबर 65 वो सॉल्व मिलेगा आपको, और किताब का क्वेश्चन नंबर 67 ये आपको मिलेगा सॉल्यूशन की पीडीएफ में पेज नंबर 17 पर। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्व है, आप देखें इनको। और ये जो 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है न्यूमेरिकल है ये आपको हमारी जो किताब की एक्सरसाइज है प्रश्नावली उसमें पेज नंबर 49 पर है या 2.89 पर, और इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन की पीडीएफ में पेज नंबर 16 पर है, पूरा सॉल्व कर रखा मैंने इसको। तो आपके लिए मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूँ, पहले तो मैं चैप्टर पूरा समझाता हूँ, उसके जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है वो सारे लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ हमारी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो आप देखो, सॉल्व एंड सॉल्व, और ऐसे करके आप पढ़ाई करेंगे। मैंने कहा ना मेरे निर्देशानुसार पढ़ाई करेंगे तब आप A+ ग्रेड लेके आ पाएंगे, और अपने खुद के नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे, जब तक अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे कुछ फायदा नहीं होगा। मुझे आशा है कि आपने इस पूरे वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, और आगे भी बराबर पढ़ाई करते रहेंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।